और इस जागृत देश में जो भी राजनेता ऐसा आचरण करेंगे, मुझे लगता है जनता उनको अब बहुत जल्दी जल्दी सबक सिखाएगी। लोहिया का कहा अब सच होगा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, 2014 आएगा भी। जी, और अखिलेश जी को भी इंतजार नहीं करना चाहिए। समाजवाद का उजला चेहरा, नौजवानों की एक आवाज, ऊर्जावान आवाज, अखिलेश यादव को उन लोगों को सामने लेकर आना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस, भाजपा और तमाम दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को रात के ही डिटेन किया। अखिलेश जी के सामने भी नहीं आने दिया गया। वो कोई भी हो, वो कितना पावरफुल अधिकारी क्यों ना हो, वो कितना बड़ा चमचा क्यों ना हो। अतुल जी, ये दर्शाता है कि इनके पास पॉलिटिकल मैनेजरों की बहुत कमी है। हाँ। बहुत कमी है। पॉलिटिकल मैनेजर्स नहीं है जो होने चाहिए। किसी राजा के साथ ऐसे लोग होने चाहिए जो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हुए परिस्थितियों को अपने पक्ष में बनाने का क्षमता रखते हैं। वो जरूरी। प्रसाद जी तो आपके यहाँ चले आए, पूनिया साहब भी आपके यहाँ चले आए, तो ये क्या करें बताइए। सही बात यह है कि समाजवादी पार्टी जनतंत्र में विश्वास नहीं रखती, परिवारवाद में विश्वास रखती है और एक कंपनी की तरह चलती है। समाजवादी पार्टी का विपक्ष की किसी संस्था में, विपक्ष के प्रति आदर भाव में, जनतंत्र के प्रति और उत्तर प्रदेश की आम जनता के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। जैसा अमिताभ जी कह रहे थे कि सत्ता में आए और हुटर बजने लगे, तो समाजवादी पार्टी इस तरह जो भारत का जनतंत्र है उसमें आस्था नहीं रखती और समाजवादी पार्टी इसीलिए हम अखिलेश जी से लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए हम अखिलेश जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अखिलेश जी, अगर आपकी नॉलेज में ये था और आपकी नॉलेज में होते हुए सारी चीजें हुई तो माफ कीजिएगा, ये सही नहीं हुआ अखिलेश जी। ये आपकी छवि पर एक दाग है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज में ये नहीं था और अब ये आपकी नॉलेज में आ रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। वो आपका राइट हैंड हो, वो लेफ्ट हैंड हो, वो सबसे बड़ा चाटुकार हो, वो कोई भी हो। और मुलायम सिंह जी तो अखिलेश जी पहले कह चुके हैं आपसे कि जो लोग आपके सामने आके मीठी मीठी बातें आपसे करते हैं आपके कान में, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है अखिलेश जी। और लोकतंत्र में लोक लाज का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। और आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं अखिलेश जी, आपको किस बात का डर? आप नौजवान हैं, लंबा राजनीतिक भविष्य है, लोगों की उम्मीद आपके साथ टिकी हुई है। तो जो लोग आपकी उम्मीद को पलीता लगा रहे हैं, आपकी छवि को जो धूमिल कर रहे हैं ना, उनको पहली फुर्सत में निपटा दीजिए। बैरम खां को अब हज में भेजने का अखिलेश जी वक्त आ गया है, यकीन मानिए, कर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दीक्षित साहब बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक, उसके बाद उत्तराखंड की बात होगी। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन।
यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो वही GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी की बारिश से फिसलन इस कदर होती है कि कब कौन जुबान से फिसल जाए, कब कौन काम से फिसल जाए, कोई जानता नहीं साहब। और उत्तराखंड की जो हवा है, जो माहौल है और जो सड़कें हैं वो कुछ ज्यादा ही रफ्तीली हैं साहब। फैसलों से पलटने की चर्चा इस समय भी उत्तराखंड में जोरों पर है। सरकार ने 4 DIG रेंज के अपने ही फैसले को पलट दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की सरकार के फैसले का बचाव करने के लिए अब वो खुद ढाल लेकर खड़े हो गए। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, प्रकाश पंत हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ सुरेंद्र कुमार अग्रवाल साहब हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं और मुख्यमंत्री जी का और सरकार का और पार्टी का अकेले दम शानदार तरीके से बचाव करते हैं। कवच, कुंडल, ढाल, तलवार, हर चीज ऐसा लेकर लैस होकर आते हैं कि कोई भी वार इनके ऊपर असर नहीं कर पाता। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों फैसलों के पलटने की चर्चा जोरों पर है। जी हां, सरकार ने 4 DIG रेंज के अपने ही फैसले को पलट दिया है। फैसला वापस लेने के बाद एक बार फिर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है। ऐसे में विपक्ष सरकार के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। प्रदेश में बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनते ही 4 जोन बनाने का फैसला लिया गया। इसके तहत देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल की DIG रेंज बनाई गई। इन रेंजों में अधिकारियों की लगातार तैनाती भी की जा रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। व्यवस्था खत्म करने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य गृह मंत्रालय की तरफ से 7 दिन पहले राज्य सरकार को एक चिट्ठी आती है कि 4 रेंज की व्यवस्था को बनाए रखा जाए, लेकिन 7 दिन बाद ही एक और चिट्ठी आती है कि रेंज की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी जाए। आखिर 7 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्रालय को 2-2 चिट्ठियां भेजनी पड़ी? दूसरा सवाल, जिस फैसले को लेकर हर तरफ सरकार की तारीफ हो रही थी, जिस व्यवस्था से प्रदेश की सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ती दिख रही थी, आखिर क्यों सरकार ने उस व्यवस्था को खत्म करने का कदम उठाया? माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीतिक मजबूरी है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता अवैध खनन के खिलाफ हो रही कार्रवाई से खासे नाराज थे और कार्रवाई करने वाले अफसरों को हटाने के पक्ष में थे। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत की और उस क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं हैं उससे निश्चित रूप से प्रभावित होंगी और जो बुनियादी वहां की जरूरतें हैं उस पर असर होगा। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सरकार के फैसले का बचाव कर रहे हैं। सीएम सरकार के इस कदम के लिए गृह विभाग की उसी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं जो दूसरी बार आई थी। विकास तो होना ही होना है, लेकिन विकास के संयोजित ढंग से होना है। तो हमारी राज्य सरकार ने अपने विचार, अपने सुझाव दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उसको भेजा हुआ है और हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कैसे दूर होंगी? वहीं बीजेपी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की माने तो फैसला गलत था, तो फिर इसे अमली जामा पहनाया क्यों गया? बीजेपी इसे राज्य की सीमांत सुरक्षा से खिलवाड़ करार दे रही है। राज्य सरकार को पता न चले, ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि हमको पता नहीं था, ये कब हो गया, क्या हो गया।
मैं समझता हूं कि ये केवल छलावा है। अब सरकार के इस फैसले के पीछे का सच क्या है, राजनीतिक दबाव या फिर कुछ और, ये तो फैसला लेने वाले ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिन उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी भरे जरूर होंगे। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए 4 डीआईजी रेंज बनाई गई थी और जिसके परिणाम भी दिखने लगे थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इनको वापस कर लिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पुलिस के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन सोहन परवार व मेरे सहयोगी सुरेंद्र ढसीला के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून समाचार प्लस। अग्रवाल साहब, भाई साहब, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जो डीआईजी रेंज खनन माफियाओं के खिलाफ जांच कर रहे थे, तो अब डीआईजी को हटाने के लिए पूरी रेंज ही खत्म कर दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जम के खनन करो, लूटो खसोटो, मस्त हो जाओ। ये आरोप लग रहे हैं ना, ये आरोप लग रहे हैं, ये मेरे आरोप नहीं है। आरोप लगाने का तो हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है और उस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। अच्छा, जहां तक मुझको लगता है ये एक प्रशासनिक परिवर्तन है, उसको इस प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि 2012 में कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही उसमें कोई परिवर्तन का विचार कहीं से आया है प्रशासनिक अमले का, तो उसमें उसको खनन माफियाओं नहीं तो से 7 दिन के भीतर नहीं देखा जाना भाई साहब, भाई साहब, यदि लोकतंत्र में 7 दिन के भीतर ही ये परिणाम नजर आ गया क्या? भाई साहब, राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से 7 दिन पहले राज्य सरकार को चिट्ठी आती है कि साहब 4 रेंज की व्यवस्था को बनाए रखा जाए, और 7 दिन के भीतर संजय दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से ये देख लिया गया कि नहीं साहब, व्यवस्था तो गड़बड़ थी, इसलिए इसको अब 2 में बदल दिया जाए। लिया गया हो, इसको प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पंत साहब, यदि शासन ये महसूस करता है कि जिलों में पुलिस को मजबूत किया जाए, थाना क्षेत्रों में पुलिस को मजबूत किया जाए, राजस्व क्षेत्र में राजस्व में पटवारी व्यवस्था मजबूत की जाए, और उसके माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें बुराई कहाँ नजर आती है? सीमांत क्षेत्रों की बुराई बड़ी नजर आती है। अग्रवाल साहब, पंत साहब, ये एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल है, इसको आप लोग वैसे क्यों नहीं देखते? अग्रवाल साहब बताइए, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं। नहीं अतुल जी, ये सामान्य फेरबदल नहीं है। ये एक निश्चित रूप से माफिया के दबाव पर लिया गया निर्णय है, क्योंकि पुलिस एक्ट जो 2007 का है उसकी धारा 28 ये कहती है कि आप किसी भी पुलिस अधिकारी का 2 वर्ष के अंदर स्थानांतरण नहीं कर सकते। और चूंकि जो डीआईजी जिस खनन माफिया के दबाव में सरकार थी और उस खनन माफिया के खिलाफ डीआईजी ने कार्रवाई की, उसके पनिशमेंट स्वरूप उनको हटाया जाना था। नाम बताना चाहेंगे अगर तो, और लोगों को समझ निश्चित रूप से संजय गुंजाल, जिन्होंने जो है तराई के क्षेत्र में खनन माफिया के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। और खनन माफिया के बारे में अगर बताना चाहें, अब खनन माफिया तो सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार के लोगों से जुड़े हुए हैं। भाई अग्रवाल जी उनका नाम ले नहीं सकते, अग्रवाल जी ले नहीं सकते। मैं नाम लेता हूं कि भाजपा राज्य में कई घंटे क्रॉस फायर भाजपा नेताओं के बीच में, खनन माफियाओं के बीच में चले हैं, और खनन माफियाओं से रिश्ते का भाजपा के नेताओं को बड़ा भारी अनुभव है। अरे खनन माफिया कोई भूत पिशाच है क्या? उसका नाम तो लीजिए आप लोग। अतुल जी, खनन माफिया का नाम लेने में क्या दिक्कत है? जनता जानती है। अतुल जी, जो विषय यहाँ पर आपने चर्चा के लिए रखा है, उस विषय पर के मूल में यह है कि ये डीआईजी रेंज आखिर 4 थे, इसको घटा के 2 क्यों किया गया? तो आप खनन माफियाओं से जोड़ रहे हैं, खनन माफियाओं से भाजपा का सीधा रिश्ता रहा है। अगर सुरेंद्र जी बोलने दें, क्योंकि ये क्योंकि जब भी तर्क न हो तो उस स्थिति में आवेश पे बोलता है। ये मनोविज्ञान मैं आपके अधिकार का सम्मान कर रहा हूँ। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आवेश में बोलने वाला विषय तभी होता है जब उनके पास कोई। मैं आज सुबह उत्तराखंड से ही लौटा हूँ, नैनीताल से वापस लौटा हूँ। मैंने वहां पे ऐसा सम्मान खुद का होते नहीं देखा, लेकिन स्टूडियो में देखता हूँ ये सम्मान की परंपरा। मैं ये कह रहा था कि इस समय जो राज्य की स्थिति है पूरे देश की स्थिति से जुड़ा हुआ है। जी। अभी आपने पिछले दिनों मैं भी स्टूडियो में आपके बैठा था और आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी जो नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ जो भारत का हिस्सा है, उसमें किस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं। अतुल जी, आप स्वयं गए थे उस स्थान पर। मेरा ये कहना है कि
उत्तराखंड का जो 350 किलोमीटर का लगभग क्षेत्र है, उसमें जो पश्चिमांचल का नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें 32 ऐसे जनपद हैं जो उत्तराखंड से मिलते हैं, सीमा से मिलते हैं। और उस समय जो ये रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ की ये जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूती दिए जाने के लिए यहाँ 4 परिक्षेत्र होने आवश्यक हैं, ताकि डिसेंट्रलाइज रहे सिस्टम और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत